3 द जज। जज अब्दो अपनी हैरानी छिपा नहीं पाए। आप तलाक चाहते हैं? हाँ। लेकिन तुम्हारा मतलब है कि तुम शादीशुदा हो? हाँ। उनके फीचर्स खास हैं। उनकी सफ़ेद शर्ट उनकी ओलिव स्किन को और उभारती है, लेकिन जब मेरा जवाब सुनकर उनका चेहरा काला पड़ गया। मुझे उस पर यकीन करने में दिक्कत हो रही थी। तुम्हारी उम्र में तुम पहले से शादीशुदा कैसे हो? उसके सवाल का जवाब दिए बिना मैं पक्के इरादे से दोहराती हूँ, मैं तलाक चाहती हूँ। मैं उससे बात करते हुए एक बार भी नहीं रोती। मुझे कांपना महसूस होता, लेकिन मुझे पता है मैं क्या चाहती हूँ। मैं इस नरक का अंत करना चाहती हूँ। मैं चुपचाप दुख सहते सहते थक गई हूँ। लेकिन तुम तो बहुत जवान और कमज़ोर हो, वह धीरे से कहता है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और सिर हिलाता हूँ। वह घबराकर अपनी मूछें खुजलाने लगा। वह मुझे बचाने के लिए मान जाएगा। आखिर वह एक जज है, उसके पास बहुत पावर होगी। और तुम तलाक क्यों चाहती हो? वह ज़्यादा स्वाभाविक लहजे में पूछता है, जैसे अपनी हैरानी छिपाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मेरा पति मुझे मारता है। ऐसा लगा कि जैसे मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा हो। उसका चेहरा फिर से जम गया। उसे अभी अभी एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ सीरियस हुआ है और मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। सीधे सीधे उसने मुझसे एक जरूरी सवाल पूछा, क्या तुम अभी भी वर्जिन हो? मैं मुश्किल से निकल पा रही थी। मुझे इन चीज़ों के बारे में बात करने में शर्म आ रही थी। यह बहुत परेशान करने वाला है। मेरे देश में औरतों को उन मर्दों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जिन्हें वे नहीं जानती। और यह पहली बार है कि जब मैंने इस जज को देखा, लेकिन उसी पल मैं समझ गई कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे एक कदम उठाना होगा। नहीं, मुझे खून बह रहा था। वह हैरान है। अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में से वही जीत रहा है। मैं उसका सरप्राइज देख सकती हूँ। उसे अपनी फीलिंग्स छिपाने की कोशिश करते हुए देख सकती हूँ। फिर वह गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा हूँ। असल में मुझे अजीब तरह से राहत महसूस हो रही है कि आखिरकार मैं किसी से अपनी बात कह पाई। मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मैं उसे कांपते हाथ से अपना फ़ोन पकड़ते हुए देखती हूँ। मैं उसे किसी ऐसे व्यक्ति से बातें कहते हुए सुनती हूँ जो उसका शायद कोई कलीग होगा। बात करते हुए अपना दूसरा हाथ चारों ओर हिलाता है। ऐसा लगता है कि वह मुझे मेरी परेशानी से निकालने की पूरी कोशिश करेगा। काश वह इस प्रॉब्लम को इस बार में ही हमेशा के लिए सोल्व कर दे। किस्मत थोड़ी किस्मत रही तो वह बहुत जल्दी एक्शन लेगा और आज शाम मैं अपने मम्मी पापा के घर जाकर अपने भाई बहनों के साथ खेल पाऊंगी, ठीक पहले की तरह। कुछ ही घंटों में मेरा तलाक हो जाएगा। तलाक, फिर से आज़ाद, बिना पति के, रात में अकेले होने के डर के बिना, उसके साथ एक ही बेडरूम में, बार बार दुख झेलने के उस डर के बिना, वही तकलीफ। मैं बहुत जल्द जश्न मना रही हूँ। मैं एक दूसरा जज भी हमारे साथ कमरे में आता है। वह मेरे उत्साह को ख़त्म कर देता है। मेरे बच्चे, इसमें शायद तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा समय लग सकता है। यह एक नाजुक और मुश्किल केस है और बदकिस्मती से मैं यह वादा नहीं कर सकता कि तुम जीत जाओगे। दूसरे आदमी का नाम मोहम्मद अल गाजी है और अब्दो के मुताबिक वह चीफ जज है। मोहम्मद अल गाजी शर्मिंदा और बेचैन लग रहे हैं। वह कहते हैं कि अपने पूरे करियर में उन्होंने मेरे जैसा केस कभी नहीं देखा। वे दोनों मुझे समझाते हैं कि यमन में लड़कियों की शादी अक्सर बहुत कम उम्र में, 15 साल की कानूनी उम्र से पहले ही कर दी जाती है। जज अब्दो कहते हैं कि यह एक पुरानी परंपरा है, लेकिन उनकी जानकारी में इनमें से कोई भी जल्दी शादी कभी तलाक से ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब तक कोई भी छोटी लड़की कोर्ट नहीं गई है। ऐसा लगता है कि यह परिवार की इज्जत का सवाल है। मेरी हालत बहुत अलग और मुश्किल है, अब्दो ने कुछ उलझन में होकर बताया। हमें एक वकील ढूंढना होगा। एक वकील? किस काम का? कोर्ट का। एक वकील, लेकिन किस काम का? कोर्ट का क्या फ़ायदा अगर वह मौके पर तलाक भी नहीं दे सकता? मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मैं एक खास मामला हूँ। कानून लोगों की मदद के लिए होता है, हाँ या ना? ये जज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि अगर मैं बिना किसी गारंटी के घर चली गई तो मेरा पति मुझे लेने आएंगे और टॉर्चर फिर से शुरू हो जाएगा? नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं एक तलाक लेना चाहती हूँ। मैं यह दिखाने के लिए गुस्से में भौहें चढ़ाती हूँ कि मेरा क्या मतलब है। अपनी ही आवाज़ सुनकर मैं चौंक जाती हूँ। शायद मैंने अपनी आवाज़ें बहुत तेज कर दी होगी और ये बड़ी सफ़ेद दीवारें हैं जो हर चीज़ को गुंजा रही हैं। हम कोई हल निकाल लेंगे, मोहम्मद अल गाजी धीरे से कहते हैं, अपनी पगड़ी सीधा करते हुए। लेकिन उनके पास चिंता की एक से ज़्यादा वजह हैं। घड़ी में अभी दोपहर के बजे
दोपहर के 2 बजे हैं, जब ऑफिस बंद हो जाता है। आज बुधवार है और मुस्लिम वीकेंड शुरू होने वाला है। कोर्ट हाउस शनिवार से पहले नहीं खुलेगा। मुझे पता है कि जो उन्होंने अभी सुना है उसके बाद वे मेरे घर वापस जाने को परेशान हैं। उसका घर जाना तो उसका घर जाना तो सवाल ही नहीं उठता, और कौन जानता है कि क्या हो सकता है। मोहम्मद अलगाजी आगे कहते हैं, वह अकेले सड़कों पर घूमती है तो उसे क्या करना चाहिए। अब्दो के मन में एक आइडिया आया। मैं उसके घर में पनाह क्यों नहीं ले सकती। वह अभी भी मेरी कहानी से उबर नहीं पाया है और मुझे मेरे पति के चंगुल से छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन जब उसे याद आता है कि उसकी पत्नी और बच्चे कुछ दिनों के लिए देश चले गए हैं और उसे अकेला छोड़ दिया गया, तो उसे तुरंत अपना ऑफर वापस लेना पड़ा। हमारे इस्लामी परंपरा में यह नियम है कि एक औरत को ऐसे आदमी के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जो उसका मरहम यानी करीबी खून का रिश्तेदार न हो। क्या करें। एक तीसरे जज अब्देल वाहिद आखिरकार अपनी मदद के लिए आगे आते हैं। उनका परिवार घर पर है और उनके पास मुझे रखने के लिए जगह है। मैं बच गई, कम से कम अभी के लिए। उनकी भी मूछें हैं, लेकिन वे अब 2 से ज़्यादा मोटे हैं। उनके वायर रिम वाले चश्मे में वे बहुत सीरियस लगते हैं। वे अपने सूट में काफ़ी रौबदार लगते हैं। मेरी उनसे बात करने की हिम्मत मुश्किल से होती है, लेकिन मैं खुद को संभालती हूँ। घर जाने से बेहतर है कि मैं अपनी शर्म पर काबू पा लूँ। और इसके अलावा जो बात मुझे तसल्ली देती है वह यह है कि वे एक असली पापा लगते हैं जो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, मेरे बच्चों की तरह नहीं। उनकी बड़ी कार आरामदायक और एकदम साफ है। छोटे छोटे वेंट से ठंडी हवा भी आ रही है जो मेरे चेहरे पर गुदगुदी कर रही है। यह अच्छा है। राइड के दौरान मैं मुश्किल से अपना मुंह खोलती हूँ। मुझे पक्का नहीं पता कि यह डर की वजह से है, बेचैनी की वजह से, या इसलिए कि आखिरकार मुझे इन बड़े लोगों के मेरा ख्याल रखने से अच्छा लग रहा है। तुम एक बहादुर लड़की हो, अब्दुल वाहिद ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। शाबाश। चिंता मत करो, तुम्हें तलाक मांगने का हक है। तुमसे पहले दूसरे लड़कियों को भी यही दिक्कतें हुई, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। हम आपकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और हम आपको कभी भी आपके पति के पास वापस नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। ये एक वादा है। मेरे होठ एक छोटे से आधे चांद की तरह मुड़ गए। हाथ मुड़ गए। मुझे मुस्कुराए हुए बहुत समय हो गया है। जज ने कहा, शायद तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं है, लेकिन तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं शर्माती हूँ। जब हम उनके घर पहुंचे तो अब्दुल वाहिद ने मुझे जल्दी से अपनी पत्नी सबा और अपने बच्चों से मिलवाया। उनकी बेटी सीमा मुझसे 3-4 साल छोटी होगी। उनके बेडरूम में बहुत सारी फुल्ला फुला डॉल्स हैं जो अमेरिकन बारबी का मिडल ईस्टर्न वर्जन है, जिसके सुनहरे बाल हैं और जिसके बारे में यमन की सभी छोटी लड़कियां सपने देखती हैं। बेचारी सीमा ने कहा, हराम, यह सही नहीं है। इस्लाम में जो कुछ भी मना है और भगवान के कानून के हिसाब से सजा है वह हराम है, इसलिए बच्चे का गुस्सा होना स्वाभाविक है। शिमा की माँ ने उसे समझाया कि एक बुरे आदमी ने मुझे पीटा है। शिमा मुंह बनाती है जैसे कोई बड़ा किसी को डांट रहा हो। उसकी हमदर्दी से मैं खुश हो जाती हूँ। मिली भगत वाली मुस्कान के साथ वह मुझे अपने पास आने और उसके साथ खेलने का इशारा करती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। जहाँ वह चारों लड़कों की बात है, वे कार्टून देखने में बिजी हैं। वहाँ 2 टेलीविज़न हैं। इस घर में क्या आलीशान जगह है। सवा ने मुझे नरम और स्वागत करने वाली आवाज़ में कहा, प्लीज़ घर जैसा महसूस करो। तो यह है फिल्मी तो यह फिल्मी लाइफ तो यह है फिल्मी लाइफ। मुझे बहुत डर लगता है कि मैं उन्हें अजीब लगूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे जल्दी अपना लिया और मैं काफ़ी आराम से हूँ। वे मुझे महसूस कराते हैं कि उन्हें सब कुछ बता सकती हूँ बिना किसी जजमेंट के, बिना सजा के। उस शाम लिविंग रूम में पालती मारकर बैठी पहली बार मुझसे अपनी कहानी बताने की हिम्मत आई। द वेडिंग द वेडिंग 4 फरवरी 2008। मोना के साथ हेले एवेन्यू पर टहलते हुए मुझे समय का पता ही नहीं चलता था। कभी कभी हम अपनी पसंदीदा दुकान की सामने वाली खिड़की से इतनी देर तक अपनी नाक सटा लेते थे कि शाम के कपड़े बाप से भरे शीशे के पीछे गायब हो जाते थे। प्लास्टिक के पुतले पर सफ़ेद शादी की ड्रेस हमेशा से मेरा मन मोह लेती थी। एक लेडी के लिए ड्रेस, और सड़क पर सिर से पैर तक काले कपड़े पहनने उन सभी औरतों से कितना अलग। इंशाअल्लाह ने तो चाहा तो तुम्हारी शादी के दिन तुम्हें भी एक ऐसा ही तोहफा मिलेगा। मोना जब भी घर से बाहर निकलती तो फुसफुसाती। उसकी चमकती आंखें उसके चेहरे के बाकी हिस्से को ढके हुए नकाब से ढकी होती। मोना बहुत कम मुस्कुराती थी। किस्मत से उसकी शादी में खुशियां नहीं बिखेरी थी। जल्दी में शादी होने की वजह से उसे नीली ड्रेस से काम चलाना पड़ा, और इस बात के अलावा वह अपनी शादी के हालात के बारे में हमेशा टाल मटोल करती थी।
जब भी उसका पति अचानक अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया, यह बात मेरे लिए बंद हो गई थी। मुझे लगा कि वह यमन से बहुत दूर कहीं ट्रैवल कर रहा है, लेकिन मैंने ध्यान मैंने ध्यान रखा कि एक भी सवाल न पूछूं। अगर मैंने पूछा पूछा भी तो मोना बस यही बुदबुदाती कि वह बस यही चाहती है कि मैं खुश रहूं और मुझे एक प्यार करने वाला और इज्जत करने वाला पति मिले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी का दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, और वैसे भी मुझे शादी क्या होती है इसका कोई साफ आइडिया नहीं था। मेरे लिए यह सबसे बड़ा सेलिब्रेशन था जिसमें ढेर सारे गिफ्ट, चॉकलेट और ज्वेलरी होती थी, एक नया घर, एक नई जिंदगी। कुछ साल पहले मैं कुछ दूर के कजिन लड़कों और लड़कियों के लिए हुई कई सेलिब्रेशन में गई थी, जहां म्यूजिक और डांस होता था। अपने लंबे काले कोट के नीचे औरतें अच्छे कपड़े पहने होती थी, उनके चेहरे बहुत अच्छे से मेकअप किए हुए होते थे, उनके बाल मुलायम किए हुए होते थे। हेयर ड्रायर के हाथों से शैम्पू की बोतल पर बनी तस्वीरों की जगह सबसे ज़्यादा चुलबुली लड़कियों के बैंक्स में छोटी छोटी तितली जैसी हेयर स्टाइल के साथ मुझे उन पार्टियों में हमेशा बहुत मज़ा आता था। मुझे नई दुल्हनों के हाथों और बाहों पर फूलों जैसे डिज़ाइन वाली मेहंदी की सजावट याद है। वह मेहंदी बहुत सुंदर होती थी और मैं सोचती थी एक दिन मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगेगी। खबर अचानक से आई। अब्बा ने मुझे बताया कि मेरी बारी आ गई है। तो मुझे सच में समझ नहीं आया। पहले तो मुझे लगभग राहत मिली, जैसे शादी कोई बचने का रास्ता हो, क्योंकि घर पर रहना नामुमकिन हो गया था। अब्बा को अपनी सड़क साफ करने वाली कि नौकरी छूटने के बाद कभी भी फुल टाइम नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए हम हमेशा किराए देने में देर कर देते थे और मकान मालिक अक्सर हमें निकालने की धमकी देता था। पैसा बचाने के लिए अम्मा अब सिर्फ चावल और सब्जी का स्टू बनाती थी। उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया था कि मैं घर के कामों में उनकी मदद कैसे करूं। हम शफोत बनाते थे, जो लहसुन और प्याज के स्वाद वाले दही से सना एक बड़ा पैनकेक होता था, और बिन्त अल साहन, जो शहद से बनी एक स्वादिष्ट मिठाई होती थी। जब मेरे पापा घर में काफ़ी पैसे लाते तो उम्मा किसी भाई को चिकन खरीदने भेजती और शुक्रवार, जो मुसलमानों का पवित्र दिन है, के लिए बनाती। रेडीमेड भूल जाओ, बहुत महंगा है। असल में मैंने पहली बार रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद से कोई फतह यानी बीफ स्टू नहीं खाया था। जहाँ कुछ कजन्स ने हमें ईद मनाने के लिए बुलाया था, हमें अमेरिका का एक ब्लैक सोडा, बेब्सी पेप्सी पीने की भी इजाज़त थी। और जब हम रेस्टोरेंट से निकले तो एक वेटर ने बड़े हाथों पर परफ्यूम छिड़का, और मेरी भी, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। अम्मा ने मुझे फ्लैट ब्रेड बनाना भी सिखाया। जब मैं आटा गूंदती थी तो वह आग जलाती थी, जिसे वह फिर पूरे चांद के आकार में फुल फैलाकर तंदूर ओवन की अंदर की दीवार से दबा देती थी। लेकिन एक दिन उन्हें ब्लैक मार्केट में थोड़े से पैसे के बदले अपना तंदूर छोड़ना पड़ा। हर बार हमारा पर्स खाली होता था तो वह हमारा कुछ सामान बेच देती थी। असल में उसने मेरे पिता का भरोसा करना छोड़ दिया था, और फिर वह दिन आ गया जब बेचने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बचा। जब पैसे की कमी की वजह से उनका काफ़ी खाना छूट गया तो मेरे भाई आखिरकार उन युवा स्ट्रीट वेंडर्स में शामिल हो गए जो रेड लाइट पर कार के विंडशील्ड पर ट्रैप करते थे, इस उम्मीद में कि कुछ सिक्के के बदले फेशियल टिश्यू का एक पैकेट या कुछ च्युइंगम मिल जाएगा। मोना भी उनके साथ शामिल हो गई, लेकिन भीख मांगना उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव कर रहा था। लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे पुलिस ने पकड़ लिया और डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। जब वह लौटी तो उसने हमें बताया कि वह उन औरतों के बीच थी जिन पर एक ही समय में कई आदमियों के साथ जाने का आरोप था, और जेल में महिला गार्ड्स ने सबके कपड़े खींच लिए थे। ओह शिट, कपड़े और बाल खींच लिए थे। जब उसका डर दूर हो गया तो वह फिर से भीख मांगने निकली और एक बार फिर पुलिस के सामने हो गई। दूसरी बार जेल जाने के बाद उसने अपने खतरनाक काम छोड़ दिए। फिर हाइफा और मेरी बारी थी इसे आजमाने की। हाथों में हाथ डाले हम कार की खिड़कियों पर नाखून खरोचने निकले। उन ड्राइवरों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई जो अक्सर हमें नज़रअंदाज कर देते थे। मुझे यह पसंद नहीं आया, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। जिन दिनों अब्बा बिस्तर पर ज़्यादा देर तक नहीं लेटे रहते थे, वे घर से निकलकर पड़ोस के किसी पब्लिक चौराहे पर दूसरे बेरोजगार आदमियों की तरह एड़ियों पर दुबक कर रहने चले जाते थे, इस उम्मीद में कि उन्हें एक दिन के लिए मजदूर, राजमिस्त्री या हैंडीमैन का काम मिल जाएगा, जिसके लिए उन्हें 1000 रियाल या लगभग $5000 मिलेंगे। अब वह ज़्यादातर अपनी दोपहरें कुछ पड़ोसियों के साथ खट्ट चबाते हुए बिताने लगे। उनका कहना था कि इससे उन्हें अपनी परेशानियां भूलने में मदद मिलती है, और यह रूटीन एक रिवाज बन गया था। दूसरे आसपास के आदमियों के साथ पालथी मारकर बैठकर वह एक छोटे प्लास्टिक बैग से
सबसे अच्छी हरी पत्तियां चुनते और उन्हें अपना मुंह मुंह के एक कोने में दबा लेते। बैग जितना खाली होता उनका गाल उतना ही सूजता था, जब तक कि पत्तियां एक गेंद की तरह नहीं बन जाती जिसे वह घंटों चबाते रहते। उन्हीं में से एक खट्टे सेशन के दौरान करीब 30 साल का एक आदमी उनके पास आया। उस आदमी ने कहा था, मैं चाहता हूं कि हमारे दोनों परिवार एक हो जाएं। उसका नाम फैज़ अली थमर था और वह डिलीवरी मैन का काम करता था। अपनी मोटरसाइकिल पर हर जगह पैकेज ले जाता था। हमारी तरह वह भी असल में खरदजी गांव का था और वह एक पत्नी ढूंढ रहा था। मेरे पिता ने उसका प्रपोजल तुरंत मान लिया। मेरी दो बड़ी बहनों जमीला और मोना के बाद अगली लाइन में होने के नाते मेरा शादी करना सही था। जब अब्बा घर लौटा तो उसका मन पहले से ही बना हुआ था और कोई भी इसे नहीं बदल सकता था। उसी शाम मोना और हमारे पिता के बीच बातचीत सुनी। मोना ने जोर देकर कहा, नजूद शादी के लिए बहुत छोटी है। बहुत छोटी? जब पैगंबर मोहम्मद ने आयशा से शादी की तो वह सिर्फ 9 साल की थी। जब पैगंबर मोहम्मद ने शादी की तो आयशा सिर्फ 9 साल की थी। अब्बा ने जवाब दिया, लेकिन हाँ, लेकिन पैगंबर के समय की बात है, अब चीज़ें अलग हैं। सुनो, यह शादी उसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? आप अच्छी तरह जानते हैं उसे वही परेशानियां नहीं होंगी जो आपको और जमीला को हुई थी। इस तरह वह किसी अजनबी के रेप का शिकार नहीं बनेगी। इस तरह वह किसी अजनबी के रेप का शिकार नहीं बनेगी। बुरी अफवाहें। यह आदमी कम से कम ईमानदार तो लगता है। वह आस पड़ोस में जाना माना है। वह हमारे गांव से है और उसने वादा किया कि जब तक नजूद बड़ी नहीं होती वह उसे हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे पास खिलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं पूरे परिवार को। तो इसका मतलब है कि एक मुंह कम हो जाएगा। मेरी माँ ने कुछ भी नहीं कहा। वह दुखी लग रही थी, लेकिन उन्होंने हार मान ली। आखिर उनकी शादी भी अरेंज मैरिज से हुई थी, ज़्यादातर यमनी औरतों की तरह। इसलिए वह यह अच्छी तरह जानती थी कि हमारे देश में मर्द ही ऑर्डर देते हैं और औरतें उन्हें मानती हैं। उनका मेरा बचाव करना समय की बर्बादी थी। मैं अपने मन में अपने पापा की बातें सुन रही थी। एक मुंह कम तो मैं उनके लिए एक बोझ थी और उन्होंने मुझे छुटकारा पाने का पहला मौका पकड़ लिया था। यह सच था कि मैं हमेशा वैसी छोटी लड़की नहीं रही जैसा वे चाहते हैं। लेकिन आखिर क्या शरारत करना बचपन का हिस्सा नहीं है? और मैं उनकी कमियों और खट की उस गंदी बदबू और उनकी जिस जिद के बावजूद कि हम सड़क पर जाकर रोटी के कुछ टुकड़े भीख मांगे, उनसे प्यार करती थी। वही दिक्कत है जो तुम्हें और जमीला को थी। उसका क्या मतलब था? मुझे बस इतना पता था कि एक हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और जमीला वापस नहीं आई थी। मोना के पति की तरह वह भी अचानक गायब हो गई थी। मैंने तो यह हिसाब रखना छोड़ दिया था कि मैं उसे देखे बिना कितने दिन गुजार चुकी हूँ। वह अक्सर हमसे मिलने आती थी और अब वह बस गायब हो गई थी। मुझे जमीला बहुत पसंद थी। कभी कभी वह मेरे लिए मिठाई ले आती थी। हालांकि वह शर्मीली थी और बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं थी, लेकिन वह सोचने वाली और दिलदार थी। और भी मोना का पति भी रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बाद कभी वापस नहीं आया। वह कहाँ गया था? बड़े लोग उनके मामले मेरे लिए बहुत उलझे थे। अपने बेटे के गायब होने के बाद मोना की सास ने अपने पोते पोतियों, 3 साल की मोनीरा और 18 महीने के नासिर की कस्टडी मांग ली। दुखी मोना ने अपने बच्चों को रखने के लिए शेरनी की तरह लड़ाई लड़ी और उसकी हिम्मत ने उसे थोड़ी जीत दिलाई। अपने छोटे बेटे को दूध पिलाने की जरूरत बताकर वह उसे अपने पास रखने में कामयाब रही। अब उसे खोने के ख्याल से परेशान होकर उसने अपनी नज़रें उससे कभी नहीं हटाई। जब भी वह भटक जाता वह उसे अपनी बाहों में लेने के लिए दौड़ती, उसे ऐसे कसकर पकड़ लेती जैसे वह कोई खजाना हो, जैसे जिसे वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। मेरी शादी की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही थी और मुझे जल्दी ही अपनी बदकिस्मती का एहसास हुआ जब मेरा होने वाला पति के परिवार ने फैसला किया कि मुझे स्कूल छोड़ना होगा। शादी की रात से 1 महीना पहले मैंने दुखी होकर मालक को गले लगाया और उससे विदा किया कि मैं जल्दी वापस आऊंगी। एक दिन हम साथ में समुद्र किनारे जाएंगे, उसने मुझे अपने पास खींचते हुए धीरे से कहा। वह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। मुझे अपनी मुझे अपनी दो पसंदीदा टॉर्च सामिया और समीरा को भी अलविदा कहना पड़ा। उस उनसे मैंने अपना पहला नाम अरबी अक्षरों में दाएं से बाएं लिखना सीखा था। नून का कर्व, जीम का स्वे, वोव का लूप और डेल का पिंसर्स।
नजूद। मैं उनका बहुत एहसानमंद थी। मैथ्स और कुरान पढ़ना मेरे दो पसंदीदा सब्जेक्ट्स थे। हमने क्लास में इस्लाम के 5 पिलर्स याद किए थे, शहादा या आस्था का पैसा, सलात, गाइडेंस के लिए प्रार्थना, हज, मक्का की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा, ज़कात, गरीबों को दान देना, रमज़ान महीने का रोज़ा जिसमें मुसलमान सूरज उगने से सूरज डूबने तक न तो खाते हैं और न ही पीते हैं। मैंने और मेरे क्लासमेट ने सामिया से वादा किया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी बड़ों की तरह रमज़ान मनाएंगे। लेकिन मेरी पसंदीदा सब्जेक्ट ड्राइंग था ड्राइंग थी। मैं अपनी रंगीन पेंसिल से फूल और नाशपाती और नीली छत और हरे शटर और लाल चिमनियों वाले विला बनाती थी। कभी कभी मैं एंट्रेंस गेट के सामने एक यूनिफॉर्म वाला गार्ड खड़ा कर देती थी, क्योंकि मैंने सुना था कि अमीर लोग घरों की सुरक्षा गार्ड करते हैं। मैं हमेशा बगीचे में बड़े बड़े फलों के पेड़ बनाती थी, साथ ही ठीक बीच में एक सुंदर सा छोटा तालाब भी। रिसेस के दौरान हम लुका छिपी खेलते थे और नर्सरी राइम सुनाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल। यह मेरी पनाह गाह थी, मेरी अपनी खुशी। मुझे अपने पड़ोसी के घर जाना भी छोड़ना पड़ा, जो हमारे घर से कुछ ही गज की दूरी पर थे, जहां उनका एक ट्रांजिस्टर रेडियो था। मेरी छोटी बहन हाइफा और मैं उनके पास हाइफा वेहबे और नैन्सी अजराम के गाने सुनने जाते थे। ये दो खूबसूरत लेबनानी सिंगर थी, जिनके बाल लंबे और मेकअप बहुत अच्छा था। उनकी आंखें बहुत प्यारी और नाक एकदम सही था। हम उनकी नकल करते थे, अपनी पलकें झपकाते और कमर हिलाते थे। हम यमन की सिंगर जमीला साद भी पसंद थी, जो एक असली स्टार थी। तुम अपने बारे में इतना सोचते हो, उन्होंने अपने एक लव सॉन्ग में कहा था। तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बड़े तुम बस सबसे अच्छे हो। पड़ोस में रहने वाले लोग भी पड़ोस के उन कुछ खुदकिस्मत लोगों में से थे जिनके पास टीवी था। टीवी मेरे घूमने का टिकट था। मुझे टॉम एंड जेरी मेरा पसंदीदा कार्टून और अदनान एंड लीना नाम का शो देखना बहुत पसंद था, जिसमें दो दोस्तों की कहानी थी जो एक दूर के आइलैंड पर मिले थे। मुझे लगता है कि वे जापानी या शायद चीनी थे, लेकिन कमाल की बात थी कि वे मेरी तरह ही अरबी बोलते थे और बिना किसी एक्साइटमेंट के। अदनान एक बहुत बहादुर लड़का था जो लीना को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। असल में उसने कई बार बुरे लोगों से बचाया था जो उसे किडनैप करने की कोशिश करते थे। वह बहुत लकी थी, मुझे उससे बहुत जलन होती थी। अदनान ने मुझे अलका के एक युवा लड़के ईमान की याद दिला दी, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक दिन जब मैं अपनी कुछ गर्लफ्रेंड्स के साथ सड़क पर चल रही थी तो पड़ोस के एक लड़के ने हमें रोका और डराना शुरू कर दिया। ऐसी गंदी बातें कहने लगा जो बेइज्जती करने वाली लग रही थी। वह हमारे डरे हुए एक्सप्रेशन देखकर हंस रहा था। तभी आई मैं जादू की तरह उसे चैलेंज करने के लिए आ गया। बाहर निकल जाओ वरना मैं तुम्हारे चेहरे पर पत्थर फेंकूंगा, आयमन ने उससे कहा। जब आयमन की धमकी से वह लड़का आखिरकार भाग गया तो मुझे बहुत राहत मिली। यह पहली बार था कि जब कोई मेरे बचाव में आया था। मेरा आयमन और आयमन मेरा मनगढ़ंत हीरो बन गया। मैंने खुद से कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो शायद मुझे उसके जैसा पति मिलेगा। मेरे शादी के दिन मेरी कजिन बहनें मुझे आते जोर आते देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और ताली बजाने लगी, लेकिन मैं उनके चेहरे मुश्किल से देख पा रही थी। मेरी आंखें आंसुओं से भरी थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने कपड़ों में न फंसूं जो मेरे लिए बहुत बड़े थे और ज़मीन पर घिसट रहे थे। मुझे जल्दी जल्दी एक फीके चॉकलेट का रंग का लंबा ट्यूनिक पहना दिया गया था, जो मेरे होने वाले जीजा की पत्नी का था। एक महिला रिश्तेदार ने मेरे बालों को संभाला था, जिन्हें उसने एक शिगनोन में इकट्ठा किया था, जिससे मेरा सिर भारी हो गया था। मुझे मुस्कुरा भी नहीं लगाने दिया था। एक छोटे से शीशे में अपना चेहरा देखकर गोल गाल गुलाबी होठ और बुरी बादाम जैसी आंखें, मैंने देखा कि मेरा माथा कितना चिकना था और मैंने कितनी भी कोशिश की, मुझे एक भी शिकन नहीं मिली। मैं जवान थी, बहुत छोटी। मेरी शादी हुए मुश्किल से 2 हफ्ते हुए थे। लोकल रिवाज के हिसाब से औरतों ने मेरे मम्मी पापा के छोटे से घर में मेरी शादी मनाई थी। हम सब मिलकर 40 लोग थे। इस बीच मर्द मेरे एक अंकल के घर पर जश्न मनाने और फिर से खट चबाने के लिए इकट्ठा हुए। 2 दिन पहले जब शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तब भी वह इवेंट सिर्फ मर्दों का था और बंद दरवाजे के पीछे हुआ था। सब कुछ मेरे बिना बिना हुआ था। न तो मेरी माँ, न मेरी बहनें और न ही मुझे यह जानने का कोई हक था कि सब कुछ कैसे हुआ। हमें
दोपहर देर से मेरे छोटे भाइयों से पता चला कि जो मेरे पापा, मेरे अंकल और मेरे होने वाले पति हैं, उनके पापा और भाई के लिए खाने पीने का खर्च उठाने के लिए सड़क पर कुछ सिक्के मांगने गए थे। हमें पता चला कि यह मीटिंग कबीलाई प्रोटोकॉल के हिसाब से हुई थी। मेरे पिता के साले, जो वहाँ मौजूद अकेले थे और पढ़ लिख सकते थे, ने एक्टिंग की। नोटरी के तौर पर शादी का कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहा था। मेरा दहेज 1,50,000 रियाल तय किया गया था, जो लगभग $750 के बराबर था। चिंता मत करो, मैंने उस रात अपने पिता को अपनी माँ से फुसफुसाते हुए सुना। उन्होंने उससे वादा करो कि वह नजूद को उनके पहले पीरियड के 1 साल बाद तक नहीं छुएगा। मैं कांप उठी मैं कांप उठी। मेरा शादी का जश्न, जो लंच टाइम पर शुरू हुआ था, जल्दी ही ख़त्म हो गया। सफ़ेद ड्रेस नहीं, मेरे हाथों पर मेहंदी के फूल नहीं, कोई नारियल की कैंडी नहीं, जो मेरी सबसे पसंदीदा है, जिनमें खुशी के दिनों का मीठा स्वाद होता है, यह जल्दी ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यह हमेशा के लिए रहेगा। कमरे के एक कोने में बैठकर मैंने दूसरी औरतों के साथ डांस करने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से उथल पुथल से गुजर रही है और यह अच्छे के लिए नहीं। सबसे कम उम्र की औरतों ने एक बेली डांस करना शुरू कर दिया, अपनी नाभि दिखाते हुए और अपने शरीर को ऐसे लहराते हुए जैसे किसी घटिया वीडियो में दिखाया गया हो। हाथ पकड़कर बड़ी उम्र की औरतों ने ज़्यादा पारंपरिक लोक डांस किए, जैसे आज भी गाँव में देखे जाते हैं। म्यूजिक में शांति के दौरान वे मेरा स्वागत करने आई और मैंने उन्हें प्यार से गले लगा लिया, लेकिन मैं मुस्कुराने का नाटक भी नहीं कर सकी। मैं मेन कैमरे के अपने कोने में बस बिना कुछ कहे बैठी रही। मैं मेन कमरे के अपने कोने में बस बिना कुछ कहे बैठी रही। मेरा चेहरा रो रो कर सूज गया था। मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं तैयार महसूस नहीं कर रही थी। मुझे पहले ही स्कूल की बहुत याद आ रही थी और मलक की तो और भी ज़्यादा। सेलिब्रेशन के दौरान अपनी छोटी बहन हाइफा का उदास चेहरा देखकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसकी भी बहुत याद आएगी। मुझे अचानक डर लगा, क्या होगा अगर उसे भी मेरी तरह ही झेलना पड़े। सूरज डूबने पर मेहमान चले गए और मैं पूरे कपड़े पहने हाइफा मेरे पास पास थी, सो गई। मेरी माँ थोड़ी देर बाद हमारे पास आई, कमरा कमरा ठीक करने के बाद। जब मेरे पापा अपनी सिर्फ मर्दों वाली मीटिंग से लौटे तो हम गहरी नींद में सो रहे थे। अपने मम्मी पापा के घर में अपनी आखिरी रात में मुझे कोई सपना नहीं आया था और न ही मुझे ठीक से नींद नींद आना याद है। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या मैं अगली सुबह किसी बुरी सपने की तरह जागूंगी। अगली सुबह जब एक कमरे में करीब 6 बजे धूप आई तो अम्मा ने मुझे जगाया और कहा कि मैं उनके पीछे पतले हॉलवे से में आ जाऊं, जैसा हम हर सुबह करते थे। हमने भगवान के सामने सिर झुकाया और दिन की प्रार्थना की। फिर उन्होंने मुझे एक कटोरी फूल प्याज और टमाटर सॉस के साथ पकाई गई फवा बीन्स, जिसे हम नाश्ते में खाते हैं, और एक कप दूध वाली चाय दी, जो हमारी चाय थी। मेरा छोटा बच्चा हमारे दरवाजे के सामने इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया कि जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। जब घर के बाहर कार का हॉर्न बजा, तभी मुझे मजबूर होना पड़ा। इस नई अनिश्चित जिंदगी को स्वीकार कर लिया। मुझे कसकर गले लगाने के बाद मेरी माँ ने मुझे एक काला कोट और स्कार्फ पहनने में मदद की। पिछले कुछ सालों से मैं बाहर जाते समय बस एक छोटा सा रंगीन घूंघट पहनती थी और कभी कभी तो मैं उसे ही भूल जाती थी, लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब मैंने देखा कि उम्मा ने मेरे बंडल में हाथ डाला और एक काला नकाब निकाला, जो उन्होंने मुझे दिया। उस पल तक मुझे कभी भी पूरी तरह से घूंघट करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। आज से सड़क पर निकलते समय उन्होंने तुम्हें खुद को ढकना होगा। अब तुम शादीशुदा औरत हो, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पति के अलावा किसी और को नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यह है उसका शराफ है, उसकी इज्जत जो दांव पर लगी है, और तुम्हें इसे बदनाम नहीं करना चाहिए। मैंने उदास होकर सिर हिलाया और उसे अलविदा कहा। मुझे उम्मा पर गुस्सा आ रहा था कि उसने मुझे छोड़ दिया है। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके अपना दर्द बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। एसयूवी के पीछे हमारे दरवाजे के सामने इंतजार कर रहा एक छोटा आदमी मुझे घूर रहा था। उसने अब्बा की तरह एक लंबा सफ़ेद जन्ना पहना हुआ था और मूछें थी उसके छोटे लहराते बाल थोड़े बिखरे हुए थे, आंखें भूरी थी और ठीक से शेव नहीं किया हुआ था। उसका हाथों पर काला ग्रीस लगा हुआ था। वह हैंडसम नहीं था। तो यह था फैज़ अली तमर, वह आदमी जिसने मेरा हाथ मांगा था और उसे मिल गया था। वह अजनबी जिसके पास से मैं शायद एक दिन
खरदजी में गुजारा था, जहाँ हम पिछले कुछ सालों में कई बार मिलने गए थे, लेकिन जिसे मैं याद नहीं करती थी। उन्होंने मुझे सीट की बीच वाली लाइन में ड्राइवर के ठीक पीछे चार और महिला पैसेंजर के साथ बिठाया, जिसमें मेरे पति के भाई की पत्नी भी शामिल है। उनकी मुस्कान फीकी थी और वे ज़्यादा बातूनी नहीं लग रही थी। अजनबी पूरी तरह से पीछे अपने भाई के बगल में बैठा। हमारी लंबी राइड के दौरान उसका चेहरा न देखने से मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं उसकी आंखें खुद पर महसूस कर सकती थी और इससे मुझे सिहरन हो रही थी। वह असल में कौन था? वह मुझसे शादी क्यों करना चाहता था? वह मुझसे क्या उम्मीद कर रहा था? और शादी, इसका असल में क्या मतलब था? मेरे पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। जब मोटर चालू हुई और ड्राइवर गाड़ी लेकर चला तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं चुपचाप रोने लगी। मेरा चेहरा खिड़की से चिपका हुआ था और मैं देख रही थी कि अम्मा छोटी होती जा रही थी, और जब तक कि वह बस एक छोटी सी बिंदी नहीं रह गई। उस पूरी ट्रिप में मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। अपने ख्यालों में खोई हुई मैं बस एक ही चीज़ चाहती थी, घर वापस जाने का, भागने का कोई रास्ता खोजना। सना से जितना दूर जा रहा था। कार उत्तर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन मुझे जितना ज़्यादा समझ आ रही थी, मैं उतनी फंसी हुई थी। कितनी बार मैंने चाहा कि मैं उस दम घोटने वाले काले नकाब को फाड़ दूं। मैं बहुत छोटी महसूस कर रही थी इस पूरे मामले के लिए, बहुत छोटे नकाब के लिए, अपने माता पिता के दूर, इस लंबी यात्रा के लिए, एक ऐसे आदमी के साथ है, इस नई जिंदगी के लिए जिससे मुझे नफरत थी, एक ऐसे आदमी के लिए जिसे मैं जानती भी नहीं थी। गाड़ी अचानक रुक गई। पिछला दरवाज़ा खोलो। सैनिक की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। बहुत ज़्यादा रोने से थक कर मैं आखिरकार सो गई थी। फिर मुझे याद आया कि उत्तर की ओर जाने वाली सड़क पर चेक पॉइंट से भरी है और हम सिर्फ पहले वाले पर थे। लोग कहते हैं कि ऐसा उत्तर में सेना और हूथी विद्रोहियों के बीच चल रही लड़ाइयों की वजह से है। मेरे पिता कहते थे कि हूथी शिया हैं, जबकि ज़्यादातर यमन के लोग सुन्नी हैं। फ़र्क? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और रोज़ाना 5 नमाज़ें पढ़ती हूँ। गाड़ी के अंदर एक नज़र डालने के बाद सिपाही ने हमें जाने दिया। काश मैं उस पल का इस्तेमाल उससे मदद की अपील करने और उसे बचाने के लिए कहने के लिए कर पाती। अपनी हरी यूनिफॉर्म कंधे पर हथियार के साथ, क्या उसे व्यवस्था और पब्लिक सेफ्टी का पक्का नहीं करनी थी? तब मैं उसे बता सकती थी कि मैं सना आ नहीं छोड़ना चाहता, मैं कि मुझे उस गांव में बोर होने और अकेले रहने से डर लग रहा था, जहां मैं अब और किसी को नहीं जानती थी। इतने सालों में मुझे सना की आदत हो गई थी। मुझे राजधानी में बन रही सभी बिल्डिंग्स, चौके, सड़कें, सेल फोन और ऑरेंज सोडा की बिलबोर्ड की ऐड बहुत पसंद थे, जो मेरे मुंह में गुदगुदी करते थे। पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पुराना शहर बाबा अल यमन, यमन का गेट याद आता था। बाब अल यमन सच में शहर के अंदर एक शहर, एक जादुई जगह जहां मुझे मोना या जमील का हाथ पकड़कर घूमना पसंद था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी मिशन पर निकली हुई एक्सप्लोरर हूँ। यह एक बिल्कुल अलग दुनिया है जहाँ एडोब के घर और सफ़ेदी ट्रेजरी से बनी खिड़कियाँ इतनी बारीक हैं कि इंडियन आर्किटेक्ट जरूर बहुत पहले, मेरे समय से पहले वहाँ से जरूर गुजरे होंगे। बाब अल यमन इतना सुंदर और सभ्य है कि मैंने पुराने ज़माने के एक राजा और रानी की अपनी कहानी बना ली थी, जो अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीते होंगे। शायद पुराना शहर पूरी तरह से उनका ही रहा होगा। जो कोई भी बाब अल यमन में घुसता है, वह तुरंत तरह तरह की आवाज़ों से गिर गिर जाता है। वह पैरों की चीखें, पुराने कैसेट टेप की पॉपिंग और फुफकार और नंगे पांव भिखारियों के विलाप के साथ मिल जाती है। जबकि चौराहे पर कोई जूता पॉलिश करने वाला लड़का आपको अपनी सर्विस देने के लिए आपका पैर पकड़ सकता है। प्रार्थना की आवाज़ अक्सर इस उलझी हुई आवाज़ों के पूरे कॉन्सर्ट से ऊपर उठ जाती है। मुझे जीरा, दालचीनी, लौंग, मेवे, किशमिश सभी की अलग अलग महक सूंघने में मज़ा आता था। सड़क के बूथों से खुशबू आ रही थी। कभी कभी मेरे पैरों के बल खड़ी होकर उन स्टॉलों में रखे सामान को बेहतर ढंग से देखती थी, जो मेरे लिए थोड़े ऊंचे थे, लेकिन जहां तक नजर जाती थी उनका ढेर लगा हुआ था। चांदी की जांबियां, कढ़ाई वाले शॉल, कालीन के चीनी वाले डोनेट, मेहंदी और मेरी उम्र की छोटी लड़कियों के लिए कपड़े। बाब अल यमन में
हम कभी कभी औरतों को सितार, अरबी में पर्दे पहने हुए देखते थे, जो कपड़ों के ऊपर पहने जाने वाले सुंदर पैटर्न वाले बड़े रंगीन कपड़े के टुकड़े होते थे। मैं उन्हें पुराने शहर की औरतें कहती थी, क्योंकि उनके चमकीले रंग के कपड़े सड़क पर पहने जाने वाले काले घूंघट से इतने अलग थे कि ये औरतें किसी दूसरे जमाने की लगती थी। एक दोपहर जब मैं अपनी आंटी के साथ कुछ काम से जा रही थी, तो इस शानदार और लगभग नकली दुनिया में मेरा ध्यान भटक गया और मैं घनी भीड़ के बीच में भटक गई। जब मैंने अपनी आंटी के पास वापस जाने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि सभी गलियां और रास्ते एक जैसे दिख रहे थे। मुझे अगली दाईं ओर से लेनी चाहिए थी या बाईं ओर से। मैं उलझन में पड़कर रोने लगी। मैं सच में खो गई थी, और सिर्फ 2 घंटे बाद मुझे एक वेंडर ने देखा जो मेरी आंटी को जानता था। नजूद, तुम कब कितनी इतनी बेवकूफ़ी करना बंद करोगी? आंटी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे डांटा, और मैं फिर से खो गई थी। अपनी शादी के बाद इस दुख भरे दिन पर उस अजीब एसयू में बैठी हुई। बस अब मेरे आस पास के लोग उदास और अनफ्रेंडली थे। मसालों का जादू और दुकानदारों की वो प्यारी नज़रें जो बच्चों को अपने गर्म डोनट चखने देते थे, वो अब नहीं रहे। बड़ों की इस दुनिया में मेरी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले रही थी, जहाँ सपनों की कोई जगह नहीं थी। चेहरे मुखौटे बन गए थे और किसी को मेरी परवाह नहीं थी। जैसी राजधानी हमारे पीछे थी, हाईवे पहाड़ों और घाटियों के बीच एक काली पट्टी बन गया था। हर मोड़ पर मैं अपनी सीट का आर्म रेस्ट पकड़ रही थी। मेरा पेट उछल रहा था, और कई बार मुझे अपनी मतली को कंट्रोल करने के लिए खुद को जोर से चुटकी काटना पड़ी। मैंने सोचा, उसे सड़क किनारे रुकने के लिए कहने से बेहतर है कि मैं मर मर जाऊं, ताकि मैं ताज़ी हवा में सांस ले सकूं। और मैं जितना हो सके चुपचाप अपनी लार निगलती रही, कोशिश करती रही कि मुझे उल्टे ना हो। अपने आसपास के सभी लोगों को ब्लॉक करने के लिए मैंने नज़ारे की छोटी छोटी डिटेल्स को देखने का फैसला किया। वहाँ पहाड़ी ढलानों पर खंडर बने पुराने किले थे, सफ़ेद ट्रम वाले छोटे बूरे घर जो मुझे थोड़ा बहुत बॉब अल यमन की याद दिला रहे थे। कन्या के सड़क के किनारे कैक्टस, सूखे पहाड़ी दर्रे और बीच बीच में छोटे 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 इलाके थे। खेती, घास कटती बकरियां और गायें। वहां औरतें भी थीं। उनके चेहरे मुंह मुंह पर काट डाले स्कार्फ से थोड़े छिपे हुए थे। मुझे लगा कि मैंने 2 कुचली हुई बिल्लियां भी देखी। लेकिन तस्वीर याद रखने से बचने के लिए मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने उन्हें दोबारा खोला, तो कार खट के समंदर से गुजर रही थी। दाईं ओर, बाईं ओर, जहां तक मैं देख सकती थी हरियाली थी। यह बहुत शानदार था, बहुत ताज़ा और ठंडा। खत, हमारी राष्ट्रीय त्रासदी। ड्राइवर चिल्लाई, यह बहुत सारा पानी सोख सकता है और हम सब इस देश में प्यास से मर जाएंगे। जिंदगी सच में अजीब है। मैंने सोचा, सिर्फ बुरे लोग ही दुख नहीं पाते, अच्छी चीज़ें भी दुख दे सकते हैं। समझना बहुत मुश्किल है। थोड़ा आगे, मेरे दाईं ओर, मैंने कोका बेन को पहचाना, जो एक पहाड़ी के ऊपर चट्टान को काटकर बनाया गया एक छोटा सा गांव था। मुझे याद आया कि जब मैं छोटी थी, तो अपने माता पिता के साथ ईद मनाने दूसरे गांव में जाते समय उस जगह से गुजरी थी। लोग कहते हैं कि कोका बेन की औरतें पतली और खूबसूरत होती हैं, क्योंकि वे हर सुबह खेतों में काम करने जाती हैं। 1 घंटा नीचे उतरना और फिर घंटा वापस चढ़ना, सच में कसरत, क्या हिम्मत है। 1 घंटा नीचे उतरना, फिर 1 घंटा वापस चढ़ना, 1 घंटा नीचे उतरना। कार के इंजन की धड़कन ने मुझे चौंका कर जगा दिया। मैं इतनी देर से सो रही थी। हम कितने मील चल चुके थे, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। 1, 2, 3, कोई नहीं। गाड़ी गाड़ी के पीछे आधा दर्जन आदमी पूरी ताकत से बम्पर को धक्का दे रहे थे, हमें रेतीले गड्ढे से निकालने की कोशिश कर रहे थे, पहाड़ियों से धूल के गुब्बार के नीचे। मैंने उसे सूखे गांव के नाम का साइन पढ़ने की कोशिश की, जहां हम फंसे गए थे। अर्जोम। लगता है कि हम हाईवे छोड़कर एक पथरीली उबड़ खाबड़ सड़क पर आ गए थे, जो एक खाई के किनारे थी और एक गहरी खाई की ओर जाती थी। कार पक्का रुकी हुई थी। बेहतर होगा कि तुम वापस लौट जाओ, गांव वालों में से एक ने कहा। उसने अपने चेहरे पर लाल और सफ़ेद कपड़ा लपेटा हुआ था। तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, यह रास्ता खराब होता जा रहा है, लेकिन हमें खर्जी जाना ही होगा। ड्राइवर ने जोर दिया। पफट, अपने कार के साथ। तुम मजाक कर रहे हो? अच्छा, तो फिर कैसे? सबसे अच्छा तरीका गधे पर सवार होकर जाना है, गधों की सवारी। लेकिन हमारे साथ औरतें भी हैं, यह मुश्किल हो सकता है। सुनो, हमारे किसी बंदे को क्यों नहीं रख लेते? उसे विजिटर्स को लाने ले जाने की आदत है, और उसकी कार के टायर भी खराब हो गए हैं। वह कम से कम हर 2 महीने में नए टायर लगवाता है। सड़क बहुत खराब है। तो हमने कार बदली, और जब बड़े लोग हमारे बंडल दूसरी कार में रखने में बिजी थे,
मैंने उन कुछ मिनटों का इस्तेमाल पूरे अपने पैर फैलाने के लिए किया। मैंने गहरी सांस ली और जितना हो सके अपने फेफड़ों में पहाड़ की साफ हवा खींची। मेरे काले घूंघट के नीचे भूरे रंग की ड्रेस पसीने से मेरी स्किन से चिपक रही थी और मैंने कपड़े की तहें उठाई और ध्यान से खाई के किनारे तक गई। बिल्कुल नीचे, बहुत दूर, मैंने वादी ला को पहचान लिया और मेरे गांव की घाटी वह बदली नहीं थी। हालांकि जब हम वहां से गए थे तब मैं बहुत छोटी थी। क्या मेरे बचपन की यादें वापस आ रही थी, जो मेरे माता पिता के साथ उस इलाके की हाल की कुछ यात्राओं की वजह से जिंदा थी, या मैं उन धुंधली तस्वीरों को याद कर रही थी जो एक पुरानी एल्बम में थी और जिन्हें मैं अब्बा कभी कभी आंखों में आंसू लिए देखते थे। मैंने अपने मन की आंखों में फिर से अपने दादाजी को देखा, जैसे मेरे जैद को, जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी। उनकी मौत को 1 साल हो गया था जब मैं रोती ही रहती थी। वह हमेशा सफ़ेद पगड़ी पहने थे और हालांकि उनकी दाढ़ी पतली और बुरी थी, लेकिन उनकी घनी गहरी बुरी रंग की भौहें थी। कभी कभी वह मुझे अपने घुटने पर बैठाते और मजाक में मुझे पीछे की ओर गिरा देते थे, फिर आखिरी मिनट में मुझे पकड़ लेते। मुझे इस बात की भी आदत हो गई थी कि अगर मेरे आसपास की दुनिया खत्म हो जाए तो मेरा जैद मुझे बचाने के लिए वह हमेशा रहेगा। वह बहुत जल्दी चले गए थे। नुजूद नुजूद, मैं घूमी और सोच रही थी कि कौन मुझे उस अनजान आवाज़ में बुला रहा है जो मेरे कानों को इतनी अजीब लग रही थी। जैद की तरह जैद की तरह नहीं, एक ऐसी आवाज़ जिसे मैं आंखें बंद करके भी पहचान सकती थी। ऊपर उठने देखने पर मुझे एहसास हुआ कि यह वही था, मेरा अनजान पति, जो सना छोड़ने के बाद पहली बार मुझसे बात कर रहा था। मेरी तरफ मुश्किल से एक नज़र डालकर उसने बताया कि अब फिर से निकलने का समय हो गया है। सिर हिलाते हुए मैं अपनी नई गाड़ी की ओर बढ़ी। एक जंग लगी लाल और सफ़ेद टोयोटा पिकअप मुझे आगे की सीट पर बिठाया गया और नकाब पहनी भाभी नए ड्राइवर के दाईं ओर बैठी। आदमी पिछले पीछे खुले ट्रक के बेड पर चढ़ गए और यात्री भी थे जो सवारी पकड़ रहे थे। कसकर पकड़ो, ड्राइवर ने चेतावनी दी। पिकअप आगे पीछे हिलेगा। निकलने से पहले उसने अपना टैप डेक पूरी आवाज में जोर चालू कर दिया और पिकअप की तरह ही जंग लगे लाउडस्पीकर से लोक संगीत बजने लगे। ऊद वो जो एक तरह का ओरिएंटल ल्यूट है की आवाज़ एक बहुत जाने माने लोकल सिंगर हुसैन मोएब की आवाज़ के साथ आ रही थी और जल्द ही पिकअप के झटके भी सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों से टकराने की आवाज़ के साथ आ गए थे। हम आगे पीछे नहीं हिल रहे थे, लेकिन हम चारों तरफ उड़ रहे थे। कई बार पत्थर हमारे विंडशील्ड से टकराए और मैं बच जाने के लिए लटकी रही, दुआ कर रही थी कि सही सलामत गांव पहुंच जाऊं। ड्राइवर चिल्लाया, म्यूजिक सुनो, इससे तुम अपना डर भूल जाओगे। काश उसे पता होता कि और कौन से डर मुझे परेशान करते हैं। हम घंटों तक गाड़ी चलाते रहे। हुसैन साहब के रोने की आवाज़ के बीच मुझे गिनना चाहिए था कि ड्राइवर ने कितनी बार कैसेट रिवाइंड किया होगा। वह म्यूजिक के नशे में लग रहा था, जिससे उसे आगे बढ़ने की हिम्मत जरूर मिली। एक सवार की तरह उसने एक सवार की तरह अपने घोड़े से चिपके हुए स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हुए वह से छोटे छोटे से छोटे मोड़ पर भी अपनी आंखें घुमावदार सड़क पर टिकाए हुए था, जैसे उसे सड़क की सारी मुश्किलें अच्छी तरह पता हों। भगवान ने प्रकृति को कठोर बनाया है, लेकिन सौभाग्य से उसने मनुष्य को उससे भी अधिक कठोर बनाया है। खैर, मैंने सोचा, अगर ड्राइवर सही है तो भगवान जरूर इसमें शामिल करना भूल गए होंगे मुझे। हम घाटी में जितने अंदर गए मुझे उतना ही बुरा लग रहा था। मैं थक गई थी, मेरा पेट खराब हो रहा था, मुझे भूख भूख और प्यास लग रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। हम वादिल्ला के जितने करीब आए मेरी किस्मत उतनी ही पक्की लगने लगी और मेरी भागने की उम्मीदें टूट गई। खर्च बदला नहीं था। अब भी ऐसा ही लग रहा था जैसे दुनिया का अंत हो गया है। जैसे ही हम पहुंचे हड्डियों में कंपकपा देने वाली सवारी से दर्द हो रहा था। मैंने 5 पत्थर के घर, गांव से होकर बहती छोटी सी नदी, एक फूल से दूसरे फूल पर भिनभिनाती हुई मधुमक्खियां, अनगिनत पेड़ और गांव के बच्चे अपने छोटे पीले जेरी कैन भरने के लिए कुएं पर जाते हुए पहचान लिया। और एक औरत एक घर की चौखट पर हमारा इंतजार कर रही थी। मुझे तुरंत लगा कि वह एक मुझे पसंद नहीं करती। उसने मुझे गले नहीं लगाया, एक छोटा सा किस भी नहीं, एक हल्का सा थपथपाया भी नहीं। उसकी माँ, मेरी नई सास, वह बूढ़ी और बदसूरत थी। उसकी स्किन छिपकली की तरह झुर्रियों वाली थी और उसके आगे के 2 दांत नहीं थे, जबकि बाकी कैविटी से सड़ गए थे और
तंबाकू से काले पड़ गए थे। उसने काले रंग और ग्रे रंग का हेड स्कार्फ पहना हुआ था। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर का हिस्सा खाली था, जिसमें मुश्किल से ही कोई फर्नीचर था। 4 बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक छोटा सा किचन, टॉयलेट बाहर तारों के नीचे कुछ झाड़ियों का पीछे था।